हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो आपकी एनसीईआरटी के बेस पर होने वाली है, जिसमें हम आपका 6th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही है, अगर आपने जाकर नहीं देखी तो चेक कर लेना, सबकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो है पूरी आपका पेपर 2 एसएसटी के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लासेस आए उसकी अपडेट समय पर मिल सके। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है आपका आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे दी जाती है, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट लेकर जो है आपके पूरे चैप्टर को समझे कि हाँ, ये जो चीज़ है ये तो वास्तव में हमारे साथ भी होती है, हम भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये आपके रियल लाइफ से जो है रिलेट कराने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहले क्या है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। फिर उसे वो बाहर का नज़ारा देख रहा था तो उससे वो मगन हो गए, उसे बहुत ही अच्छा वहाँ पर फील होने लगा। फिर वहाँ पर तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे। तभी उसके चाचा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की, ठीक है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इन्हें क्या लगा, जब पहले रेल या बस नहीं थी तो क्या लोग एक से दूसरी जगह नहीं जाते थे? क्या वो एक ही जगह पर रहते थे? तो इस तरीके से की जो है ये सब बातें जो है तुषार के मन में आई। फिर आपका आ जाता है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अब हम ये सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप पर कितने वर्ष पहले, 20 लाख साल पहले जो है यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पर रहते थे। आज हम इसे आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भारत भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक? क्योंकि वो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम ये रखा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा क्या करते थे। वे खाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करा करते थे, यहाँ पर वो सारी आ गई आपकी। आगे बात करते हैं, आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वे क्या करते थे, एक से दूसरी जगह पर घूमते थे, लेकिन क्यों घूमते थे उसके भी आपको यहाँ पर कारण देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है आपका पहला कारण। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। क्योंकि उनके पास यही साधन था खाने का, तो वो क्या करते थे, वहां पर ये सारी चीजें जो है खत्म कर दिया करते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए यह या फिर हिरन, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों के शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। अब जैसे कि आपके जानवर होते थे, जैसे कि आपके हिरन हो गए, इनका पीछा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो भी भोजन के लिए जाते थे और इन्हें भी हिरन वगैरह खाने थी, यही इनका भोजन हुआ करता था। तो ये भी आपका रीजन था। तीसरा रीजन क्या था आपका, यहाँ पर है आपका तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्या था कि जो आपके पेड़ पौधे ये आपके सीजन वाइज आते हैं, तो इसी के कारण से लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं था और पानी झीलों, आपके झरनों, नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता था। क्या होता है आपकी झीलों नदियों में, कोई सी झीलें तो ऐसी होती है, कुछ झीलें जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कुछ झीलें और नदियां ऐसी होती है जिसमें बारिश के बाद ही आपको वहां पर पानी देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। ये सारी चीजें तो हमने जान ली, वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब बात करेंगे कि ये जानकारी हमें किस चीज से मिली। तो यहाँ पर है आपका पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे।
यह संभव है कि लोग ने अपने काम के लिए पत्थर और लकड़ी, हड्डियों के औजार बनाए थे। वे क्या करते थे, उस टाइम पर आपको औजार तो नहीं मिलती थी, तो पत्थरों के बनाते थे, लकड़ियों के, हड्डियों के ही औजार बनाते थे। उन्हीं से क्या करते थे, वो शिकार भी क्या करते थे, जितनी भी उनकी जरूरतें थी वे उनसे ही अपनी पूरी किया करते थे। इस तो यहाँ पर क्या है आपका, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो आपके पत्थर के औजार है वो आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके लकड़ी और हड्डियों के थे ये आपके समाप्त हो चुके हैं। इस समय के अकॉर्डिंग जो है आपके खत्म हो गए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों या फिर मांस काटने या पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इन औजार का यूज किस लिए करते थे हम, फूल फल काटने, हड्डियों, मांस शिकार वगैरह करने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। किस प्रकार के, आपके भाले जैसे या फिर आपके बाण जैसे हथियार यहाँ पर बनाए जाते थे, जिससे क्या करते थे, वे हड्डियों को, लकड़ियों के मुट्ठों को जो है इकट्ठा कर लेते थे। इनसे अपनी सारी जो है जरूरतें पूरे करते थे। यहाँ पर है, कुछ औजारों से लकड़ी काटी जाती थी। लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है आपके पत्थर के औजारों का उपयोग। यहाँ पर क्या है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पर क्या है, ये जो औजार है ये किस लिए, यहाँ की जड़ों को खोदने के लिए। दाएं क्या है, आपके जानवर की खाल से बने वस्त्र को सीलने के लिए किया जाता था। ये जो है आपके वस्त्रों को सीलने के लिए भी ऐसे औजारों का यूज किया जाता था। ठीक है, ये क्या आपके औजारों का। यहाँ पर क्या है, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, यहाँ पर है आपका मानचित्र। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान पुरास्थल है जहां पर आर्केड खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आर्केड खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आपके स्थान बताए हैं पुरास्थल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो आपका रेड वाला है ये क्या है, आपका पूरा पाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल और आपका आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। ये सारे जो है आपके पुरापाषाण, नवपाषाण, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपके रेड वाले हैं वो सारे कौन से हैं, पूरा पाषाणिक है। तो ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके जो है 9 हो गए। इस प्रकार से जो है इन्होंने ये सारी चीजें जो है डिवाइड की गई है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन से थे। तो आप यहाँ पर देखोगे कौन कौन से थे, आपके हुक्शी थी, आपके कुरनूल गुफाएं थी, यहाँ पर आपका भीमबेटका था। ऐसे ही आपके यहाँ पर महापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से थे, ब्रह्मगिरी थी, आपका आदि चंदलूर था। आगे बात करते हैं आपका, बस यही 2 आपके स्थल थे। इसके बाद है आपका आधुनिक। आधुनिक में आपका मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया। ठीक है, ये तो आप नाम से परिचित हो। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर आरंभिक गांव। आरंभिक गांव कौन से थे, यहाँ पर इनाम गांव था। दूसरा कौन सा था, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक ही गांव जो है दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल यहाँ पर आपका सबसे पहले हो गया मेहरगढ़, हो गया आपका बुर्जहोम, हो गया चिरांद, हो गया आपका महागढ़ा, हो गया आपका कोलिड हवा, हो गया। इसके बाद है आपका दाऊजली हैडिग, हो गया। इसके बाद है आपका हल्तूल, हो गया। इसके बाद है आपका पय्यमपल्ली, हो गया। ये सब क्या थे, आपके नवपाषाणिक पुरास्थल थे। तो इस प्रकार से जो ये आपके डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी। आगे बात करते हैं आपका, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिससे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यहाँ पर है आपका शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ पर एक आपका शैल चित्र हो गया। इसे आपको देखकर क्या पता चल रहा है, इसमें है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही चित्र मिले हैं। इसमें क्या, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है, जैसे ये आपकी हिरन होगी, इस प्रकार से क्या कर दिया, जो आपके जानवर है उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है शैल चित्रकला क्या है, इसमें आपके किस टाइप के चित्र देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कहाँ पर पाई जाती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, मध्य प्रदेश है और आपका दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाएं है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि आपके एनसीईआरटी
में जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। आपके यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएसटी जो है आपकी एनसीईआरटी से ही उठाकर आपको दी जाती है। तो यहाँ पर है आपका भीम बेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या है, इस पूरा स्थल में पर गुफाएं व कदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से रहित रखता था। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ यह जगह क्यों चुनी? तो हम बच्चों से पूछेंगे, तुम बता सकते हो यही जगह क्यों चुनी? ठीक है, यहाँ पर किस चीज की जगह की बात करें, आपका भीमटेका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो है आपकी गुफाएं मिलती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये जो है आपकी यहाँ पर गुफाएं हो गई आपके मध्य प्रदेश का, यहाँ पर आपका चित्र दिया गया। आगे बात करते हैं आपका पुरा स्थल। आप पहले जानते हैं पुरा स्थल होता क्या है, आपने ऊपर पढ़ा पुरा स्थल बहुत सारे थे। यहाँ पर पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहां पर भी आपके पुराने औजार, बर्तन, इमारतों जैसे अवशेष मिले हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया जाता है, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम आपको अगले अध्ययनों में बताएंगे। देखो पहले आप यहाँ पर इसका मीनिंग समझना। मीनिंग यही है, पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर आपके औजार, बर्तन, ऐसी चीजें मिलती है और वहां पर लोग क्या करते थे, अपना काम होने के बाद वहीं पर वो छोड़कर चले जाते थे। और वो जो आपके औजार थे या तो वो जमीन के अंदर चले जाते थे, जमीन के ऊपर, और फिर नदियों उन्हें बहकर ले जाती थी, तो फिर वे नदियों में भी आपको देखने को मिलते थे। तो यही क्या थे, आपके पुरास्थल थे। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहाँ पर बात करते हैं आग की खोज। इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, ये बस आगे बात करते हैं आग की खोज। ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या था, मानचित्र 2 में जो आपने पढ़ी थी कुरनूल गुफाएं, ठीक है, उसे आप पृष्ठ 12 पर ढूंढ लोगे। आगे बात करते हैं, ये क्या है, ये राख के अवशेष मिले थे। यहाँ पर क्या मिले थे, राख के अवशेष। इसका मतलब था कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग ही आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि जानवर जो है आपके आग से दूर भागते थे। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को यहाँ पर मिली। आगे बात करते हैं नाम और तिथियां। ठीक है, इसमें क्या है आपका, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो आपका पुरातात्विक विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को क्या कहा है, पुरापाषाण काल कहा है। ठीक है, जो भी आपका आरंभिक काल है उसे किस नाम से जानते हैं, पुरापाषाण काल से। ये शब्दों दो पुरानी यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। क्या है, प्राचीन, पुरा का मतलब क्या है, प्राचीन, और पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, के नाम से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण किस चीज के बारे में बताएगा कि आपके जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उसके महत्व को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आपके 20 लाख वर्ष पहले या फिर आप कह सकते हो 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये कौन सा काल होता है, किस समय से लेकर होता है, टाइम पीरियड क्या है आपका, 1200 साल पहले के दौरान। आपसे पूछा जा सकता है पुरापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें इन्वेंट हुई थी, जैसे आपका आग हो गया। आगे बात करते हैं आपका, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। क्या कहा, जो आपका इतिहास है, मानव इतिहास है, उसकी आपकी 99% कहानी जो है यहीं से आपकी उत्पन्न हुई है, यहीं पर आपकी घटित हुई है। आगे क्या है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ऊपर क्या पड़ा, पुरापाषाण, इसके बाद आपका मध्य पाषाण। इसमें इसका समय जो है आपका 1200 साल से लेकर आपका 1000 साल पहले तक माना जाता है। यहाँ पर क्या था आपका 1200 साल पहले के दौरान, यहाँ पर उससे भी लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। यहाँ पर क्या थे, आपके औजार जो थे वो छोटे थे और इन्हें जो है क्या कहा जाता था, आपका मैक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था। पाषाण माने पत्थर, लघु माने छोटे, तो इसी वजह से क्या कहा जाता था, इसे लघु पाषाण भी कहा जाता था। कहीं पर पूछा जाए मध्य पाषाण को किस नाम से बुलाया जाता है, वहां पर आपका लघु पाषाण आ जाएगा। आगे बात करते हैं, प्राय इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पुरापाषाण युग में औजार भी इसी दौरान बनाए जा रहे। आगे आपका साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे।
कौन से औजार? जो आपके पुरापाषाण युग वाले थे वो भी इसी में जो है आपके बनाने स्टार्ट हो गए थे। तो आपको याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वेंट हुई थी। इसके बाद बात करते हैं आपका अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे आपका नवपाषाण युग कहते हैं। आपके 3 पाषाण है, कौन सा? सबसे पहले हमने पढ़ा आपका पुरापाषाण, इसके बाद आपका पढ़ा मध्यपाषाण, इसके बाद आपका पढ़ रहे हैं नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए, अगले अध्याय में तुम्हें अनेकों नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के स्थान के उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे उसमें क्या बताएंगे कि आपके कुछ ऐसे पुराने स्थान होते हैं जिनके आपके अलग अलग नाम प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम में आपके प्रचलित है, आज के टाइम में जो है वो आपको जाने जाते हैं। पुराने वाले जो है आपको ज्ञात नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर बदलती जलवायु। इन सब के बारे में जो आपको अगले चैप्टर में डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर क्या है, बदलती आयु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इससे परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जब आपकी जलवायु चेंज हुई उस टाइम पर क्या हुआ, फिर जो आपके घास वाले मैदान थे वो वहां पर ज्यादा उत्पन्न होने लगे, तो ऐसे ही वहां पर जानवर भी उपस्थित होने लगे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आ गए। इनमें खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। क्या करने लगे? वो आपके खाने पीने की आदतें और प्रजनन की समय की जानकारी जो है यहाँ पर वो इकट्ठा करने लगे। तब भी लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन पोषण करने की बात सोचने लगे। साथ ही साथ इस काल में मछलियां भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली भी जो है यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, किस टाइम की बात करें हम? 1200 वर्ष पहले, जो कि आपका पुरापाषाण हो गया। आगे बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई। इससे क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में प्रीवियस आपके पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान से समझनी है। इसमें क्या है, इसी दौरान जो है वो आपका उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उभरने लगे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वे भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ पर उगते हैं, कहाँ कब पककर जो है तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया? उन्होंने अनाज को भी खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। क्या बन गए? वो आपकी कृषक बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। आगे बात करते हैं। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। क्या क्या होगा कि इस प्रकार के जो चारा था उन्होंने जानवर के सामने रखकर फिर जानवर उस चीज को लेकर आकर्षित हो गए। तो उस टाइम के बाद ही उन्होंने क्या करा, उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते को सबसे पहले जो है आपका पालतू जानवर बनाया गया था। धीरे धीरे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे तो ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण में इसकी सुरक्षा क्या करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। इसके कारण क्या हो गया, वे फिर धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो यहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि बता सकते हो कि कुत्तों को ही यहाँ पर पालतू जानवर क्यों बनाया गया। फिर इस बात पर आपका डिस्कशन होगा। यहीं पर जो है आपकी पेडागोजी इस तरीके की स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं आपकी घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोग द्वारा पौधे को उगाने, जानवरों की देखभाल करने की आपकी प्रक्रिया को ही किस नाम से जाना जाता था? घरेलूकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता था? इसमें आपका होता था अपनाए गए जो पौधे थे, जानवर थे, अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे, क्योंकि जो आपके पालतू थे वो आपके जंगलियों से अलग होगा, उनका व्यवहार भी अलग होगा। इसी वजह से वे इस प्रक्रिया के तहत अपनाए हुए पौधे और जानवरों के लोगों को चयन करते थे और आमतौर पर लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनसे बीमार होने की संभावना कम होती थी या फिर हमला करने की बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसकी संभावना वहां पर कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज उत्पन्न होते थे, साथ ही साथ जिनकी मजबूत डंठलें होती थी अनाज के पकने दानों के भार को संभाल सके। क्या होते थे? जिनकी मजबूत डंठलें होती थी क्योंकि जो आपका वजन था अनाज का वो आपका झेल सके, वो ही यहाँ पर बताया गया। ऐसी पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के काम आ सके।
जैसे कि आपका प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे ही रखा जाता है, वैसे यहाँ पर चीजें की गई। आगे बात करते हैं आपका, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक थे, आपके हिंसक नहीं थे, ठीक है, जो आपका हमला नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों में धीरे धीरे भिन्न होते थे। क्या इसी कारण जो है आपके पाले गए जानवर और आपके कृषि द्वारा अपनाए गए पौधे वो आपके जंगली जानवर और पौधों से क्या थे, अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। आगे बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। जो आपके पालतू होते थे उनके दांत और सींग जो थे छोटे होते थे। इन दांतों को देखिए, ये क्या है, आपके दांत है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका जंगली सुअर का है, कौन सा आपका पालतू सुअर का, ये हम बच्चों से पूछेंगे। लेकिन अभी हमने बताया छोटे जो होते हो आपके पालतू के होते थे, तो ये आपका पालतू का होगा, ये आपका जंगली का हो गया। आगे बात करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया या दुनिया को धीरे धीरे, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज भी हम भोजन करते हैं तो इसी प्रक्रिया की वजह से, ठीक है, इसी प्रक्रिया के कारण जो है आज हमें भोजन प्राप्त है। भोजन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर चलती है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती तो आपकी भोजन भी यहाँ पर मिलना संभव नहीं था। तो कृषि के लिए अपनाई गई आपके प्राचीन फसलों गेहूं और जौ आते थे। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जंतुओं में कुत्तों के बाद क्या आने लगे, भेड़ बकरी जो है आते थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या उपयोग, अनाज का उपयोग बीज के रूप में किया जाता था, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक नवीन जीवन शैली, तो यहाँ पर क्या है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित करने के लिए कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता था, जैसे कुछ महीने, आपके कुछ साल जो है लग सकते थे। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए भी एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि इसमें टाइम लगता था आपका। बीज बोने से लेकर फसलों तक पकने तक, पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे काम जो इसमें शामिल होते थे। कटाई के बाद जो अनाज के उपयोग को संभाल कर रखा जाता था, क्योंकि उसका हम बाद में भी यूज करेंगे। अनाज के भोजन और बीज दोनों के ही रूपों को बचाकर रखा जाता था, आवश्यक था, इसलिए लोग इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों को मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनका प्रयोग करते होंगे? आपने जवाब का कारण बताइए। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों की बात की गई, ठीक है, क्या तुम्हें लगता है इस चीज के लिए जो है आपके वो सभी जो है यहाँ पर बर्तन बनाते थे? आगे बात करते हैं आपका, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्याएं बढ़ती हैं, और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ दूध भी प्राप्त होता था। भोजन का एक अच्छा स्रोत है, यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। क्या था? पशुपालन भी एक क्या तरीका था? भंडार का तरीका था, भंडारण का, ठीक है, जिसे हम आपका स्टोर कर रख सकते थे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिलता है, हम ये बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। आज के जानवर का उपयोग जो है किस चीज के लिए किया जाता था, ये आपकी एक्टिविटी होगी। आगे बात करते हैं आपका, इसमें आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो आपके आरंभिक कृषक थे और पशुपालक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, आपका मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या आपकी 12। इसमें क्या है आपकी, तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा था नीले वर्ग भी थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो आपकी क्या है, पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिलती है। कौन से, जो आपके ब्लू कलर में था, नीले वर्ग में। चलिए देखते हैं आपका, तो ये जो है आपका नीले वर्ग में, जिसे आप बोल सकते हो नव पाषाणिक पुरा स्थल, ये क्या है आपका, ये आपके कृषकों का स्थान हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे, पूरे उपमहाद्वीप में ये सारी चीजें पाई जाती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। यहाँ पर स्थान के नाम इन्होंने दे रखे। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों तथा पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, यह जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष मिला है। यहाँ पर क्या मिला है कि जो आपके अनाज है उनके जले हुए के आपके अवशेष मिले, तो इससे पता लगा सकते हैं भाई जब अनाज के दाने मिले हैं तो वहां पर वो कृषि जरूर करते होंगे। ऐसा लगता है
कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज दानों की पहचान कर सके। इस तरह से पता चलता है कि उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न लोग बहुत सारी फसलें उगाए जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डी की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई गई? विभिन्न जानवरों की हड्डी भी आपको देखने को मिली। आगे बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विक विदों को पूरा स्तरों में झोपड़ी भी मिली, घर के निशान भी मिले, जिसे आपका बुर्जोम ऊपर पड़ा था हमने। वर्तमान कश्मीर में जो है आपके लोग गड्ढों के नीचे जो है घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे जो है आपको यहाँ पर घर देखने को मिलेंगे, जिसे आपका गर्तवास कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्विक विदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आपकी आग जलाने की जगह मिली है। क्या मिली है? कि झोपड़ी के बाहर भी और अंदर दोनों जगह आग जलाने वाले अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर जो है खाना पकाते थे। बहुत सारी जगह पर पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरातात्विक जो आपके पुरापाषाणिक युग उपकरणों से भिन्न है, इसलिए नवपाषाणिक युग में माना जाता है। क्या जो आपके औजार मिले हैं वो आपके पुरापाषाणिक युग के उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे किस युग का माना जाता है? इसलिए माना जाता है इसे नवपाषाण युग का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी धार और अधिक पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी कि ये ज्यादा पैने हो सके। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पति को प्राप्त करने अन्य चीजों को पीसने के लिए भी किया जाता था। आज हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी औजारों का निर्माण तथा प्रयोग जो लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से बनाए भी जाते थे। ये जो है आपके क्या है? ये आपके औजार है। नवपाषाण युग में कुछ उपकरण। ठीक है, ये सब जो है आपके औजार यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। आगे बात करते हैं आपका नवपाषाण युग में पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों की उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ ही साथ अब लोग कपड़े को भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सके। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आते होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर पुरुष जो आपके स्त्री पुरुष है वो खाद्य संग्रह के लिए काम करते थे, वहीं अन्य लोग जो है हजारों वर्ष तक आपके दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक जो है जीवन बदलकर अपनी आजीविका चलाते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस पात्र में क्या रखा होगा? ठीक है, इससे क्या करेंगे? हम बच्चों को कहेंगे भाई ये सोचो इस पात्र में क्या क्या चीजें जो यहाँ पर रखी जाती होगी। आगे बात करते हैं आपके सूक्ष्म निरीक्षण। आपके यहाँ पर क्या आगे? मेहरगढ़ में जन्म मृत्यु। ठीक है, इसमें क्या है? मेहरगढ़ ढूंढो। आपके जो मानचित्र में ऊपर पढ़ा था हमने मेहरगढ़, इसमें क्या है? यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते और आपके बोरन दली के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वही स्थान है जहां स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ में ही सबसे पहले क्या हुआ था? आपके गेहूं और जो उगाए गए थे आपका भेड़ और बकरी का पालन हुआ था। यहाँ पर कुत्ते का नहीं है, भेड़ और बकरी का पालन जो है यहाँ पर सीखा गया है। आपको याद रखनी है, मेहरगढ़ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कहाँ पर है? ये आपका ईरान की साइड है। ठीक है, आपको याद रखना। आगे बात करते हैं। इसमें क्या है? यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी भी मिली है। हिरण मिला है, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की भी हड्डी यहाँ पर देखने को मिली। इसमें जो है आपको चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष मिले। किस प्रकार के? आपके चौकोर आयतकार घर मिले और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिसमें से कुछ संभावित भंडारण के काम आते होंगे। क्या होता था? इसमें आपके 4 से ज्यादा कमरे देखने को मिलते थे, जिसमें से कुछ में जो आपके वहां के निवासी है वो क्या करते थे? भंडारण करते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या उनकी आस्था थी? मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। क्या करते थे? जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उसका फेवरेट सामान कह सकते हो या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान जिसके बाद वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा रखा जाता था। यहाँ पर क्या आपका मेहरगढ़ में घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो क्या उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो हम बच्चों से पूछेंगे तो आपकी एक्टिविटी हो गई। आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? में ऐसी कब्रें मिली है। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसमें परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। क्यों इसलिए रखा गया होगा इस बकरी को? कि जो मृतक है इसे खा सके।
मेहरगढ़ में कब्र का चित्र, क्या तुम भी बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो हम क्या पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे क्या तुम भी बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये आपका मनुष्य का कंकाल हो गया। तो इसी प्रकार से जो है इन्हें भी यहाँ पर दफनाया जाता था। आगे बात करते हैं कल्पना करो। ये क्या आपके उपयोगी शब्द हो गए, जैसे कि आपका आखेट, खास संग्रह, पूरा स्थल आपको समझ में आ गया। उद्योग स्थल जहाँ पर आपका उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए। आवासीय स्थल जहाँ पर रहने के लिए। पूरा पाषाण पढ़ लिया। मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक आपका इसमें आ गया, पशुपालक, और आपका नवपाषाण युग, और आपकी कब्र। इन सब के उपयोग जो हमने यहाँ पर यूज करे। आगे बात करते हैं कल्पना करो तुम आज से 1200 वर्ष पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ 13 पर देखो, ये जो है आपका ऊपर, ये आपका 13, ठीक है। बच्चों को बताया कि तुम इस तरह की गुफा में रहते हो, तो इस तरह की आप कल्पना कीजिए। ये थी आपकी बच्चों की एक्टिविटी जो कि आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, ठीक है। पेडागोजी में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारे मामा गुफा के भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तुम उनकी सहायता करना चाहते हो, तुम रंग बनाओ। तो इस प्रकार के हम क्या करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उन्हें इन चीजों से रिलेट कराएंगे, क्योंकि जो चीजें पढ़ ली यहाँ पर क्या है आप याद करें, ये आपके बच्चों के लिए हो गया। आप इनसे अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आप कर लेना। आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ पर क्या गया आपकी चर्चा करनी। लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यहाँ पर डेट। डेट क्या दे रखी है आपकी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, पाषाण, मध्य पाषाण युग किस डेट से कब तक है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ आपके 1200 साल पहले हुआ था, तो इस प्रकार की आपको डेट याद रखनी है। नवपाषाण युग की आपकी 10,000 साल पहले के, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है 8,000 साल पहले जो आपका हुआ था। तो इस प्रकार से जो आपके चैप्टर में ये सारी चीजें दी गई थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आपको अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके कंफ्यूजन को जो है अगले वीडियो में ले लिया जाएगा, अगले क्लासेज में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।